नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता और उनकी विचारधाराएं। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं उन्हीं के विचारों के बारे में, उन्हीं की कल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो विचारधारा दी है, भूगोल में जो योगदान दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा एवं फ्रांसीसी विचारक या फिर आप भूगोलवेत्ता कह सकते हैं। देखिए, हम लोग समझते भी चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। फ्रांस में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों के समुच्चय को भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। समझ लीजिए फ्रांसीसी विचारधारा क्या है। फ्रांस में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने जो काम किया है, ओके, उनके समुच्चय को फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर पहली लाइन में लिखी हुई है। देखिए, फ्रांस में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों के समुच्चय को, जितने भी काम किए हैं, भूगोल में जितना भी योगदान दिया है, उन सब को मिला करके फ्रांसीसी विचारधारा नाम दे दिया गया है। ओके, भूगोल की जर्मन विचारधारा की तरह फ्रांसीसी विचारधारा का भी अपना अलग महत्व है। जैसे अगर हम कहें नियतिवाद या निश्चयवाद, तो उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। ओके, तो उसको जर्मन विचारधारा बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ फ्रांसीसी विचारधारा की, तो यहाँ के जो विचारक हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, वो संभववाद पर बल देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। संभववाद एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नियतिवाद के विपरीत विचारधारा है। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता संभववाद पर बल देते हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता निश्चयवाद या फिर नियतिवाद पर बल देते हैं, उसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं। जैसे थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे नियतिवाद ये था, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि जो प्रकृति है वो मनुष्य पर नियंत्रण रखती है। एक प्रकार से उन्होंने बताया कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम है। मनुष्य अपने सारे काम प्रकृति के अनुसार ही करता है, जो प्रकृति कहती है वही करता है। ये यहाँ पर जर्मन भूगोलवेत्ताओं का कहना था। लेकिन इसके विपरीत फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने क्या कहा कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है, प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता और इच्छा से करता है। यानी कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण नहीं होता है। कुछ हद तक मनुष्य प्रकृति के नियंत्रण में रहकर काम करता है, लेकिन ये कहें कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो ये अंतर था फ्रांसीसी विचारधारा में और जर्मन विचारधारा में। तो वही यहाँ पर लिखा कि भूगोल की जर्मन विचारधारा की तरह फ्रांसीसी विचारधारा का भी अपना अलग महत्व है। फ्रांसीसी भूगोल को प्रादेशिक भूगोल की आधारशिला रखने का श्रेय है। यदि जर्मन भूगोलवेत्ता आधुनिक भूगोल के जनक हैं, तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आधुनिक भूगोल के आश्रयदाता हैं। ये देखिए, यहाँ लास्ट में लिख भी दिया है, संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांस में ही हुआ था। संभववाद विचारधारा मैंने आपको बताया, इसमें यही कहा गया था कि प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, प्रकृति मनुष्य को कुछ संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य उनका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता से, अपनी इच्छा से करता है। तो ये आपने थोड़ा सा एक प्रकार से आपने कहें प्रस्तावना पढ़ लिया या फिर भूमिका पढ़ लिया कि वास्तव में फ्रांसीसी विचारधारा किस पर आधारित है। तो मैंने आपको बता दिया संभववाद पर। ओके, संभववाद पर, नियतिवाद या नवनिश्चयवाद, इस पर मैं अलग से आपको वीडियो बना करके पढ़ाऊंगा। ओके, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। अब यहाँ पर जो पहले भूगोलवेत्ता हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। विडाल डे ला ब्लास। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने ही फ्रांस में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्होंने ही स्थापना की। ओके, आगे जितने भी भूगोलवेत्ता आएंगे सब इनके शिष्य या फिर इनके शिष्यों के शिष्य रहेंगे। मैंने क्या कहा, फ्रांस में जितने भी भूगोलवेत्ता आगे आएंगे, आप पढ़ेंगे, वो या तो इनके शिष्य थे या इनके शिष्यों के शिष्य थे। यानी सबसे प्रमुख स्थान इन्हीं का है, विडाल डे ला ब्लास का। इसलिए हम लोग इनको पहले पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप इनका
चित्र भी देख सकते हैं। ओके, ये चित्र है। विडाल डीला ब्लास। विडाल डीला ब्लास, सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। ओके, विडाल डीला ब्लास फ्रांस के महानतम भूगोलवेत्ता थे। उनको आधुनिक फ्रांसीसी स्कूल का संस्थापक कहा जाता है। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आ गया, फ्रांसीसी स्कूल। फ्रांसीसी स्कूल का मतलब है फ्रांसीसी विचारधारा। ओके, तो इनको फ्रांसीसी विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी स्कूल का मतलब है फ्रांसीसी विचारधारा। स्कूल का मतलब एक समूह होता है, जैसे विभिन्न विचारकों का एक साथ बैठकर किसी चीज़ पर चर्चा करना, तो उसको स्कूल कहा गया। ओके, तो फ्रांसीसी स्कूल का मतलब यहाँ पर फ्रांसीसी विचारधारा है। तो ये जो विडाल डीला ब्लास हैं, फ्रांस के महानतम भूगोलवेत्ता थे। इनको आधुनिक भूगोल का यानी कि आधुनिक फ्रांसीसी स्कूल का संस्थापक कहा जाता है। विडाल डीला ब्लास का जन्म, ये देखिए, ये याद रखिए, थोड़ा सा फैक्ट भी याद रखिए। हालांकि मान लीजिए लॉन्ग में आ जाता है तो जैसे फैक्ट लिखते हैं तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 1845 में हुआ था। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में इतिहास एवं भूगोल में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। ओके, इतिहास और भूगोल इन्होंने जम के पढ़ा था और उसमें इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया था। ओके, उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक भूगोल का अध्ययन अध्यापन किया तथा एक लंबी शिष्य परंपरा का विकास किया। लंबी शिष्य परंपरा का विकास, अब ये वर्ड, ये लाइन आप समझ लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया। लंबी शिष्य परंपरा का विकास का मतलब ये है कि जितने भी भूगोलवेत्ता आगे आएंगे सब या तो इनके शिष्य थे डायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट रूप से इनके शिष्य थे, यानी इनके शिष्यों के शिष्य थे। ओके, मान लीजिए ये विडाल डीला ब्लास हैं, तो जितने भी भूगोलवेत्ता आएंगे अब सब इनके अंडर में रहेंगे, या फिर इनके अंडर में रहने वाले लोगों के अंडर में रहेंगे। आप समझ गए ना। ये देखिए एक लाइन भी कहा है WLG जॉर्ग ने इनके बारे में। उनके बारे में WLG जॉर्ग ने सन 1922 में लिखा है। क्या लिखा है? फ्रांस में भूगोल के सभी आचार, ध्यान से सुनिए, फ्रांस में भूगोल के सभी आचार या तो ब्लास के शिष्य हैं, यानी विडाल डीला ब्लास के शिष्य हैं, या उनके शिष्यों के शिष्य हैं। ओके, संसार के किसी अन्य देश में भूगोल का विकास इस तरह एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रहा जैसा फ्रांस में है। यानी फ्रांस में भूगोल किस पर केंद्रित है? इन्हीं पर केंद्रित है, क्योंकि जितने भी भूगोलवेत्ता या आचार विचारक हुए हैं भूगोल से संबंधित, वो सब या तो इनके शिष्य थे या तो इनके शिष्य के शिष्य थे। तो यानी कि भूगोल इन्हीं के आसपास घूमता है, इसीलिए इनको कहा गया है फ्रांसीसी स्कूल का संस्थापक। यहाँ पर देखिए कृतित्व, कृतित्व मतलब इनकी कुछ रचनाएं हैं। ओके, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो उसके बारे में आपको बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है। कृतित्व मतलब इनके काम, जो इन्होंने काम किया है। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, अनेक पुस्तकों की रचना की तथा अनेक लेख भी लिखे। किसने? विडाल डीला ब्लास, उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक लेख लिखे। ये देखिए, ओहो ये क्या हो गया, चलिए ठीक है। तो इनकी एक शोध पत्रिका है जिसका नाम है एनल्स द जियोग्राफी। ओके, मैंने बताया इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, तो ऐसे ही इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है एनल्स द जियोग्राफी। ये नाम याद रखना, विडाल डीला ब्लास की एक शोध पत्रिका है एनल्स द जियोग्राफी। अगर आपके यहाँ ऑप्शनल होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, 4 पुस्तकों का नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी पुस्तक विडाल डीला ब्लास ने लिखी है। अगर डिटेल में अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो आपको इसको ब्लैक से लिख देना बीच में, ताकि आपको बढ़िया नंबर मिले। तो एनल्स द जियोग्राफी इनकी शोध पत्रिका है। मैं 2-3 बार इसलिए इसको बोला हूँ ताकि आपके दिमाग में कम से कम प्रवेश कर जाए चीज़। फिर इनकी और भी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे मानव भूगोल के सिद्धांत, ये 1921 में इन्होंने लिखी। फ्रांस का भूगोल 1903 में। जियोग्राफी यूनिवर्सले आदि इनकी कुछ पुस्तकें हैं। ओके, तो इनकी कुछ पुस्तकें कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल के सिद्धांत 1921 में, फ्रांस का भूगोल 1903, जियोग्राफी यूनिवर्सले
आदि। ओके, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। योगदान, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपको यहीं से आता है कि भाई फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता या फिर विडाल डी ला ब्लास का योगदान क्या था भूगोल में, जीन ब्रून्स का क्या योगदान था, ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं लॉन्ग में। ओके, तो योगदान में क्या है कि ब्लास ने अपने शिष्यों को प्रादेशिक भूगोल पर अनेक मौलिक प्रबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। विडाल डी ला ब्लास आधुनिक फ्रांसीसी भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान में रखिए, आधुनिक भूगोल के, ये देखिए, आधुनिक फ्रांसीसी भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। वह निश्चयवाद की कमजोरियों से परिचित थे। निश्चयवाद की कमजोरियों से परिचित थे मतलब ये निश्चयवाद को जानते थे सही से कि उसमें क्या कमियां हैं, उसकी क्या कमजोरी है, इसलिए ये उसके विपरीत विचारधारा का समर्थन करते हैं, यानी संभववाद को ये समर्थन करते हैं। हालांकि संभववाद का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया था, संभववाद का प्रतिपादन लुसियन फेब्रे ऐसे करके एक विद्वान था उसने किया था, लेकिन इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। ओके, संभववाद को। अतः उन्होंने मनुष्य एवं प्रकृति के संबंधों की नए ढंग से व्याख्या की तथा भूगोल के प्रादेशिक आधार को सुदृढ़ किया। इन्होंने भूगोल के अध्ययन का जो आधार रखा वो क्या रखा, प्रदेश। ओके, इन्होंने कहा अगर हमें भूगोल को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें प्रदेश को पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रों को जानना पड़ेगा, तो इसलिए इनको प्रादेशिक आधार को सुदृढ़ करने वाला भी कहा जाता है। अब इनके कुछ प्रमुख योगदान हैं, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा हेडिंग के रूप में देखेंगे। जैसे पहली यहाँ पर हेडिंग है संभववाद की संकल्पना। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने संभववाद को प्रमोट किया था, समर्थन किया था। ब्लास निश्चयवाद की कमजोरी समझ चुके थे। उनका मानना था कि प्राकृतिक परिस्थितियों को मनुष्य के सामाजिक परिस्थितियों के विरोध स्वरूप मानना गलत है। जैसे निश्चयवादी जो कहते थे कि भाई प्राकृतिक परिस्थितियाँ ये तय करती हैं कि मनुष्य का समाज कैसा होगा, मनुष्य कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा, ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ तय करती हैं। तो विडाल डी ला ब्लास ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मानना गलत है। विडाल डी ला ब्लास के अनुसार प्रकृति में अनेक संभावनाएं हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अथवा क्षमता के अनुसार उनका उपयोग करके अपने निवास का गठन करता है। यानी कि मनुष्य तय करेगा कि हमको कैसे रहना है, कैसे खाना, कैसे पीना है। ओके, ये मनुष्य पर डिपेंड करता है, ना कि प्रकृति पर। प्रकृति मनुष्य को कोई कार्य करने के लिए यहाँ पर होगा बात नहीं, बाध्य होगा। ओके, बाध्य नहीं कर सकती। ब्लास ने अपने भूगोल में मनुष्य को प्रधानता दी है। ये देखिए, मनुष्य को इन्होंने प्रधानता दी कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य के कार्य पूर्व निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं कि सब प्री डिसाइडेड हैं, कि जो जैसे होता है नहीं, कई लोग ये कहते हैं, भाई जर्मन भूगोलवेत्ता ये मानते थे कि मनुष्य के काम पूर्व निश्चित हैं, यानी कि प्रकृति ने निश्चित कर रखे कि इस मनुष्य को ये काम करना है, इससे बाहर काम नहीं कर सकता। लेकिन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने कहा ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज़ प्री डिसाइडेड नहीं है, मनुष्य जो चाहे जो कर सकता है अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। ओके, हालांकि अगर मनुष्य प्रकृति का ज़्यादा दोहन करेगा तो उसके लिए अहितकर साबित होगा, हानि होगा, लेकिन मनुष्य चाहे तो कर सकता है। ओके, कुछ भी। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का। आगे जितने भी आप भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे सबकी कहीं ना कहीं यही राय रहेगी कि मनुष्य प्रकृति पर हावी है, जबकि जर्मन मानते थे कि प्रकृति मनुष्य पर हावी है। दोनों में यही विचारधारा एक प्रकार से अंतर पैदा करती है। एक विचारधारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन बीच की विचारधारा, उसको बोलते हैं नवनियतवाद या नवनिश्चयवाद। उसमें ये कहा गया कि ना तो प्रकृति मनुष्य पर हावी है, ना मनुष्य प्रकृति पर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर भाई पहला हम लोगों ने पढ़ लिया योगदान में कि विडाल डी ला ब्लास का पहला योगदान था संभववाद की संकल्पना। दूसरा इन्होंने बताया भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है। इन्होंने कहा भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है। ब्लास भूगोल को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के उस सतह पर स्थित समष्टि का अध्ययन करता है जहां ठोस, द्रव, वायुमंडल तीनों एक साथ मिलते हैं। अब तीनों एक साथ कहाँ मिलते हैं? जीवमंडल में, या जिसको हम जैवमंडल कहते हैं। ओके, तो इन्होंने बताया कि भूगोल को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में हमको मानना चाहिए, और एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल,
स्थल मंडल, इनका अध्ययन किया जाता है। ये देखिए यहाँ जो ये तीनों चीज़ें लिखी हुई, ठोस का मतलब स्थल मंडल और द्रव का मतलब जल मंडल, वायुमंडल तो लिखा ही है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन, 1 मिनट, इन सभी तथ्यों का अध्ययन स्थान, आवश्यकता एवं वितरण के संदर्भ में किया जाता है। इस तरह भूगोल मनुष्य एवं प्रकृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी भूगोल क्या है? एक विज्ञान है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मनुष्य एवं प्रकृति अलग अलग नहीं है। ओके, ये इन्होंने बताया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए वीडियो स्टॉप करके, पॉज करके। तो पहला मैंने आपको बताया संभववाद की संकल्पना, फिर भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान। अब यहाँ पर है भौगोलिक वातावरण। विडाल डीला ब्लास के अनुसार प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही वह भौगोलिक वातावरण प्रदान करती हैं जिसमें मनुष्य निवास करता है। भूगोल में इन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों का तथा मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ओके, प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से मनुष्य के लिए वातावरण का निर्माण करती हैं और उस वातावरण में मनुष्य निवास करता है यानी रहता है। भूगोल में इन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों का और मनुष्य का अध्ययन किया जाता है कि भाई इन दोनों में कैसे संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति का संबंध प्रकृति का सामाजिकरण है। मानव अधिवास भूदृश्य का परिमार्जन करते हैं। भूदृश्य देखिए, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है समझना। मानव अधिवास भूदृश्य का परिमार्जन करते हैं। भूदृश्य का मतलब पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीज़ें, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, ग्राम, क्षेत्र, सड़कें, ये सब क्या है? ये भूदृश्य हैं। यानी भू मतलब ज़मीन और दृश्य का मतलब कोई चीज़ यानी दिखने वाली चीज़। तो जो कुछ भी पृथ्वी पर दिखती है उसको कहा जाता है भूदृश्य। अब भूदृश्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक भूदृश्य जैसे नदी, झरने, पर्वत, तालाब, इनका निर्माण प्रकृति ने किया। पहाड़, तो ये सब प्राकृतिक भूदृश्य हैं। ये कभी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में। और एक होता है सांस्कृतिक भूदृश्य, या जिसको हम मानव निर्मित भूदृश्य भी कहते हैं। ध्यान में रखना, सांस्कृतिक भूदृश्य और मानव निर्मित भूदृश्य दोनों एक ही है, जिसका निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क, पुल, कुआं। अगर कुआं प्रकृति के द्वारा बना है पहले से तो प्राकृतिक के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर कुआं बनवाया गया है, पुल बनवाया गया, सड़क बनवाया गया, घर बनवाया गया है, ओके, तो ये सब क्या है? ये सब है सांस्कृतिक भूदृश्य। मकान ले लीजिए, ये भी सांस्कृतिक भूदृश्य है। ओके, तो ये भी आप समझ गए। फिर अगला है यहाँ पर, मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ 1 मिनट। प्रदेश भौगोलिक अध्ययन का आधार है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इन्होंने क्या कहा कि अगर हमें भूगोल का अध्ययन करना है तो सबसे पहले आधार किसको बनाना पड़ेगा? प्रदेश को, यानी प्रदेश का अध्ययन करना पड़ेगा। विडाल डीला ब्लास ने प्रादेशिक भूगोल को ठोस आधार प्रदान किया। उनके अनुसार प्रत्येक समुदाय अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों से अपने को समायोजित करता है। उनके अनुसार प्राकृतिक देशों में अनेक संभावनाएं होती हैं, बार बार संभावनाएं, इसीलिए इनके विचार को संभववाद नाम दिया गया। ओके, संभववाद, संभावनाएं की बात ये बहुत करेंगे। समाज उनका प्रयोग करता है किंतु उनसे प्रभावित नहीं होता। ओके, तो ये है प्रदेश भौगोलिक अध्ययन का आधार। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई मनुष्य जिस प्रदेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसी के अनुसार अपने को समायोजित कर लेता है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध घोंघे एवं उनके कोष की तरह होता है। आपने तालाब में या नदी में घोंघा देखा होगा, तो घोंघे और उनके कोष की तरह मनुष्य और प्रकृति का संबंध होता है। यह संबंध इतना अंतरंग हो जाता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाता है कि मनुष्य का प्रकृति पर या प्रकृति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे अलग करना कठिन हो जाता है। दोनों एक दूसरे में तल्लीन हो जाते हैं। ये बात इन्होंने कही। अब जो अगली हेडिंग है इसमें है भूगोल की संकल्पनाएं। ओके, भूगोल प्रकृति का विशेष रूप से जलवायु एवं वनस्पति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका मापन करता है। भूगोल क्या करता है? इनका विचार वास्तव में क्या था, इनकी संकल्पना क्या थी कि भाई भूगोल करता क्या है, वास्तव में उसका काम क्या है। तो इन्होंने कहा भूगोल क्या करता है, प्रकृति का विशेष रूप से जलवायु एवं वनस्पति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसी का मापन करता है। भूगोल क्या करता है?
जलवायु और वनस्पति का मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसी का मापन भूगोल करता है, ये इन्होंने कहा। भूगोल मनुष्य की उन, यहाँ पर मनुष्य के होना चाहिए, ओके, बीच में छूट गया है। मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जिनसे मनुष्य पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करता है। भाई आप देखते हैं पहले नदी तालाब पहाड़ पठार यही सारी चीज़ें थी, लेकिन धीरे धीरे जंगलों को साफ करके, पहाड़ों को काट करके सुरंगें बनाई गई, सड़कें बनाई गई, डेवलपमेंट किया गया, बिल्डिंग बनाया गया। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि भूगोल क्या करता है, मनुष्य के उन सारे कार्यों का अध्ययन करता है जिनसे मनुष्य पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करता है। तो ये इनकी दो संकल्पनाएं हैं, ओके। फिर लास्ट टॉपिक आपको लिखना है भाई, भूगोल का विषय क्षेत्र इनके अनुसार क्या क्या है, मतलब भूगोल में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने पहले बताया भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अध्ययन होता है। दूसरा, भूगोल में विभिन्न संस्कृतियों की आवश्यकता एवं उनके विकास का अध्ययन होता है। भूगोल में जनसंख्या के वितरण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। भूगोल मानवकृत भूदृश्य का वर्गीकरण, मानवकृत मैंने आपको बताया जो मानव ने निर्मित किया है, ऐसे भूदृश्य को मानवकृत या मानव निर्मित भूदृश्य कहते हैं, कहीं कहीं उनको सांस्कृतिक भूदृश्य भी कहा जाता है। तो भूगोल मानवकृत भूदृश्य का वर्गीकरण, वितरण एवं विकास का अध्ययन करता है। जैसे मानवकृत भूदृश्य मैंने बताया था, खेत, आवास, ग्राम, मार्ग, नगर, मकान, ये सब क्या है, मानवकृत भूदृश्य हैं या सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। तो इन सब का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सब भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। तो ये मैंने आपको पहला भूगोलवेत्ता पढ़ा दिया फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में से, ओके। जितने भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, देखिए इंपॉर्टेंट को ही पढ़ेंगे, बेसिकली 3 भूगोलवेत्ता को हमको पढ़ना है। तो पहला मैंने आपको पढ़ा दिया विडाल डे ला ब्लास, इसके बाद जीन ब्रोन्स को पढ़ लेंगे और फिर अल्बर्ट डिमाजिया को पढ़ लेंगे। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आता है, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको 1 मिनट, हाँ, तो वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक और चैनल है माई यूनिक अकेडमी, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे भूगोल से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित, इतिहास से संबंधित क्लासेस मिल जाएंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, माई यूनिक अकेडमी।